हेलो, मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और वो डिजीज जो आजकल बहुत कॉमन है, बच्चों में भी बड़ों में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, उसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारा अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगे, यानी कि वो ये डिफरेंशिएशन करना ही भूल जाए कि कौन सी चीज फॉरेन है और कौन सी चीज हमारी बॉडी का हिस्सा है। उस डिफरेंशिएशन को ही वो भूल जाए और वो मिसकंसेप्शन से या गलती से वो हमारे ही बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको अटैक करना शुरू कर दे, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज जो हैं ये आजकल बहुत कॉमन हैं और जो मेजर डिजीजेज हैं जो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं उनमें है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमैटिक लुपस एर्थरोमेटोसिस जिसको बोलते हैं SLE, और तीसरा है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, चौथा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पांचवा है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, पांचवा है उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी, और अगली डिजीज है उसमें सोरियासिस और ग्रेव्स डिजीज और हर्शोमोटोस थोराइडाइटिस। तो ये जो डिजीज हैं ये बड़ी कॉमन है आजकल। तो ये होती क्यों हैं, इसका कारण तो आज तक साइंस पता नहीं चला पाई कि क्यों होती हैं। इसका कोई सॉलिड रीजन आज तक पता नहीं चला कि ऑटो इम्यून डिजीज होती क्यों हमारा सिस्टम जो है वो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है क्यों हमारे सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम जरा थोड़ा ध्यान से देखें कि आजकल के एनवायरनमेंट में या बहुत साल पहले 30-40 साल पहले जो था ये डिजीज इतनी कॉमन नहीं थी। कभी किसी ने सुना था कि जो डायबिटीज है इतनी कॉमन हो गई है, डायबिटीज इन लोगों को हो गई है? कभी शुगर, कभी हमने बचपन में कभी सुना भी नहीं था कि शुगर किसी को है या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। आजकल तो हर दूसरा बंदा थायराइड प्रॉब्लम का शिकार है, हर दूसरे बंदे को शुगर हुई पड़ी है। तो मतलब ये डिजीजेज जो हैं इतनी कॉमन क्यों हो गई? क्या वजह हुई ऐसी कि जो ये डिजीजेज जो हैं इतनी ज्यादा जो हैं ये आ गई दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर? तो इसके कारण मैं अगर समझूं या हम जो सारे इसको अगर विचारें समझें तो देखो इसके मोटे मोटे 3-4 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, हमारी सोच जो है वो बदल चुकी है। हमारी सोच जो आज से 40 साल 50 साल पहले जो हमारी सोच थी, जो ह्यूमन बीइंग्स की सोच थी, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थी। आजकल जो हैं हम सेल्फिश हो गए हैं। हम दूसरे के बारे में बिल्कुल हमने सोचना बंद कर दिया है। हम हमेशा अपने ही हित के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ा कारण तो मेरे हिसाब से यही है। लेकिन पहले जो थे लोग वो इतने जो है सेल्फिश नहीं थे। इतने सेल्फिश है ही नहीं थे। उनमें जो सेल्फिशनेस जो थी वो है ही नहीं थी। थोड़ा ह्यूमन टच उनमें जरूर था, लेकिन आजकल हमारा ह्यूमन टच तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आजकल तो लोग चैरिटी के नाम पे भी धंधा कर रहे हैं। आप अगर चैरिटी, जो लोग बोलते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं, उनके पास जरा उनके बीच में जाके देखो, जरा आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी चैरिटी कर रहे हैं और कितना झूठ और कितनी बेईमानी कर रहे हैं लोगों से। तो आप हिसाब लगा लो कि आजकल चैरिटी के नाम पे और धर्म के नाम पे जितना फ्रॉड लोगों से हो रहा है, बेईमानी हेराफेरी हो रही है, उतना तो पहले कभी था ही नहीं। क्योंकि लोग जो थे वो मटीरियलिस्टिक माइंडेड नहीं थे। आजकल जो लोग हैं वो मटीरियलिस्टिक माइंडेड हो गए हैं। हर बंदे को गाड़ी चाहिए, हर बंदे को बंगला चाहिए, हर बंदे को अच्छे कपड़े चाहिए, हर बंदे को कॉस्टली घड़ी चाहिए, हर बंदे को कॉस्टली टेलीफोन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। तो ये चीजें जो कहां से आएंगी? आफ्टर ऑल आएंगी तो कहीं से, अगर या तो वो इतना बंदा पैसा कमा ले, और उतनी कैपेसिटी हर बंदे की होती नहीं, तो वो पैसा तो आएगा बेईमानी से, हेराफेरी से, या किसी को धोखा देके ही आएगा। तो मैंने तो ये भी देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है
उनका भी किसी को देने को मन नहीं करता। वो भी ये सोचते हैं कि पैसा ना ही देना पड़े, काम दूसरे से करवा लें, उससे मेहनत करवा लें, लेबर करवा लें, लेकिन उसको पैसा ना दें। अगर जब आएगी पैसों की बात आएगी तो उनको तो ऐसा हो जाता है कि जैसे सांप सूंघ गया हो उनको। तो ये जो टेंडेंसी हमारे अंदर बन गई है कि हम दूसरे के बारे में सोचना ही हमने बंद कर दिया, हम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं। तो इस चीज ने ये जो डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको जो है पैदा किया है। एक तो कारण इसका ये। दूसरा कारण है हमारी जो ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, कि हम इतनी ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी है हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली। कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, ले लो पैरासिटामोल, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, ले लो ब्रालगन, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, ले लो नावलजीन। तो मतलब ये चीजें जो हैं, ये जो ओवर ड्रगिंग है हमारी बॉडी की, उसने हमारे सिस्टम को जो है वो ऐसा बना दिया कि वो अपने ही सेल्स को रिकॉग्नाइज करना भूल गया। और तीसरा कारण इसमें है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, के इतना ज्यादा। अब आप देखो चंडीगढ़ जो है इतना बढ़िया शहर है, लेकिन चंडीगढ़ में अब गाड़ियों की आप तादाद देखो। अब आप देखो कि बंदों से ज्यादा तो गाड़ियां हैं यहां। और जब आप निकलो सुबह तो आपको जो है गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ऐसा लगता है गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी के बिल्कुल साथ गाड़ी लग के चलती है। तो गाड़ियों का धुआं जाएगा कहां? वो आफ्टर जाना तो हमारे अंदर ही है, जाना तो उसने हमारे जो एनवायरनमेंट में जाएगा तो और हम उस एनवायरनमेंट में सांस लेंगे तो जाएगा तो हमारे अंदर ही। उसी तरीके से फूड में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जितनी ज्यादा फर्टिलाइजर जो है इस्तेमाल की जा रही है, उस फर्टिलाइजर को इफेक्ट तो हमारे अंदर आएगा ही। तो ये 3 मोटे मोटे कारण हैं। पॉल्यूशन है, हमारी सोच है, हमारी ओवर ड्रगिंग है। तो ये तो 3 ऐसे कारण हैं जो हर बंदे को जिन्होंने इफेक्ट किया हुआ है। अब आज एक बंदे की कॉल आई मेरे को, वो बोलता है कि आप ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बताओ कि ये क्या है। चलो आज मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली ये डिजीज है क्या। इसको समझने के लिए पहले हम देखें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो मेकअप है वो कैसा है। देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरह के सेल्स का बना हुआ है। ये देखिए, ये है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ये देखो, ये सारा जो कंप्लीट एक सेल है, एक पूरा सेल। देखो ये उसका हेड है या इसको बोलते हैं न्यूरॉन, और ये उसकी टेल है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और ये उसके जो हैं ये क्या है, ये हैं डेंड्राइट्स या एंटीने बोल सकते हैं आप इनको। तो ये इसके 3 हिस्से हैं। ये जो एंटीने हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो फ्लैट वाला बड़ा हिस्सा है ये हेड है इसका, ये न्यूरॉन है, और ये जो टेल है इसकी लंबी, ये टेल जो है ये है इसका जो एक्सॉन। तो एक्सॉन के ऊपर एक शीथ रहती है, एक फैटी लेयर रहती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो है ये उसी तरह होती है जैसे हमारी जो है इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उनके ऊपर एक इंसुलेशन रहती है, उसकी प्लास्टिक की या कह लो या रबड़ की एक इंसुलेशन रहती है। वो इंसुलेशन की तरह है ये जो माइलिन शीथ है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि वो माइलिन शीथ जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर ये माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा कि जो करंट या जो इलेक्ट्रिक जो इंपल्स जो न्यूरॉन से पास होके इस टेल के थ्रू दूसरे जो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक या दूसरे न्यूरॉन के जो एक्सॉन है उस तक जानी है। क्योंकि जो हमारे नर्वस सेल्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से, नर्वस सिस्टम के सेल्स इसी तरीके से बने हुए हैं, और वो एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, जुड़े हुए हैं। और वो एक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या दूसरे डेंड्राइट्स तक या दूसरे एक्सॉन तक पहुंचने के लिए उसको एक्सॉन के थ्रू जो ट्रैवल करना पड़ता है या डेंड्राइट्स के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है। यानी कि ये एंटीने और ये टेल, ये है जो हमारी इंपल्सेस को, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को जो एक न्यूरॉन सेल से, एक नर्वस सेल से या एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर तक लेके जाती हैं। और इस तरीके से हमारा सारा सिस्टम काम करता है। ये कह लीजिए कि हमारा ब्रेन जो है ये एक पावर हाउस है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर वो जो है वो है हमारा जो केबल नेटवर्क, केबल।
और केबल से जो है वायर्स जो हैं वो जो करंट आगे बॉडी में लेके जाती हैं धीरे धीरे, वो मतलब है वो है नर्व। तो ये 3 हिस्से हुए हमारे नर्व सिस्टम के नर्व्स हैं, हमारा जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा ब्रेन है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो अगर माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हमारा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मिसडायरेक्ट करेगा, वो मिसडायरेक्टेड हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली। जहां उसको इम्पल्स लेके जानी है या जहां उसको ट्रांसमिशन करनी है उस ऑर्डर की जो ब्रेन से उसको दिया गया है, वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। वो कम्युनिकेशन जो है वो सारी डिसरप्ट कर जाएगी और हमारा सिस्टम जो है सारा अपसेट हो जाएगा। तो ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारी जो माइलिन शीथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमारा है बिल्कुल ठप पड़ जाता है। और अगर इसको रोका ना जाए या इसका कुछ समाधान ना किया जाए तो क्या होगा कि धीरे 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 हमारा नर्व सिस्टम डेड हो जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी काम करती है। तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी में तो बिल्कुल नहीं है। एलोपैथी वाले तो खुद ही बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए कि ऑटो इम्यून डिजीज अगर है, अगर आपका सिस्टम जो है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है ओवर एक्टिव है, काम ज्यादा कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन देके उस ओवर एक्टिविटी को डाउन करेंगे, लो करेंगे, ताकि वो सिस्टम जो है आपके सिस्टम को या आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। बस उनका यही है, लेकिन क्योर इसकी अवेलेबल नहीं है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट इसका इमीडिएटली तब होना चाहिए जब इसके सिम्टम जो अपीयर होते हैं या पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है। देखिए, मेरी बात सुनिए कि बच्चा जो है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले तो इग्नोर करते हैं, पहले तो कोशिश करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, हो सकता है वैसे ही बोल रहा हो, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे चले गए। फिर क्या करेंगे, फिर भागेंगे और जाएंगे सीधे एलोपैथिक डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे कि स्पेशलिस्ट के पास, कि हमारा बच्चा है वो स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं तो शायद जो है वो बेटर ट्रीटमेंट हो सके। देखिए, मेरी बात सुनिए कि आपने आजकल हम देखते हैं कि इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है और जो है इतने तरह के जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट है ही नहीं किसी चीज का। लेकिन पहले आपने कभी सुना था कि पिछले जो आज से 30-40 साल पहले कभी आपने सुना था कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं? नहीं सुना था, मैंने तो नहीं सुना। क्योंकि तब जो थे फैमिली फिजिशियन हुआ करते थे, तब जो थे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, स्पेशलाइजेशन है ही नहीं थी। फिजिशियन, जनरल फिजिशियन हुआ करते थे और जनरल फिजिशियन को जो है आपकी फैमिली के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती थी, वो आपकी फैमिली के बारे में जानता था और अगर आप प्रॉब्लम को लेके जाते थे तो उसको पता चल जाता था कि कहां प्रॉब्लम हुई है और वो बैठ के आपसे सारी बात आपकी सुनता था और सुनने के बाद वो आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन देता था और मेडिसिन से आप ठीक हो जाते थे। तो इसलिए कि ये जो फैमिली फिजिशियन वाला जो फंडा था वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि जो डॉक्टर था वो पेशेंट से या पेशेंट की सारी फैमिली से कम्युनिकेशन में होता था और वो हमेशा आपके पास होता था, हमेशा आपकी बात को सुनता था। लेकिन आजकल जो ये स्पेशलाइजेशन का चक्कर पड़ गया, पहली बात तो ये, अब स्पेशलाइजेशन में क्या है कि हमने अपने बॉडी के हर सिस्टम को अलग अलग कर लिया। इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट साइंस। ये होलिस्टिक जो अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक्चुअली वो एज ए होल काम करती है। हमारे सारे सिस्टम जो हैं एक दूसरे सिस्टम को कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, साथ लेके चलते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है चलती है, प्रॉपरली काम करती है। ये नहीं है कि हमारा नर्व सिस्टम अलग है, हमारा कार्डिक सिस्टम अलग है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अलग है। तो ये सिस्टम अलग अलग नहीं है, दे आर ऑल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से ऑर्डर लेते हैं, एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑल दी सिस्टम्स आर वर्किंग टुगेदर। इसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। ये नहीं है कि आपकी आई स्पेशलिस्ट ने आपकी आई को देखना है और आपके कार्डियक स्पेशलिस्ट ने आपके हार्ट को देखना है और आपके जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो स्पेशलिस्ट है उसने उसको देखना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम जो है ये रॉन्ग सिस्टम है, ये सही सिस्टम नहीं है।
क्योंकि देखो, जो स्पेशलिस्ट बंदा है, जो डॉक्टर है, वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ जी आईज का इलाज करता हूं, मेरे पास तो सिर्फ आईज का इलाज है, तो मेरे पास सिर्फ आईज का पेशेंट आ जाए। अब आप सोचो कि जो आईज है क्या वो बॉडी से अलग है? पहले तो ये लॉजिक बताओ मेरे को इसमें क्या, कि अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ हार्ट में प्रॉब्लम है? नहीं, ये सिर्फ हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी सारी बॉडी में प्रॉब्लम है। क्योंकि हार्ट तो सिर्फ अभी सिम्टम दे रहा है, क्योंकि हार्ट तो जो है वो सेकेंडरी चीज है, पहले तो आपकी सारी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी आपका, यानी कि वो सिस्टम, वो हिस्सा जो दिखता नहीं है, जो इमोशनल हिस्सा है, जो आपकी सोल है, या वो जो हायर लेवल पे हिस्सा है, जिसको साइंस मानती है, साइंस बोलती है कि ये, क्योंकि वो चीज उसको दिखती नहीं, वो चीज है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कि ये नहीं होता कि जो चीज आपको दिखती नहीं वो है नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। तो इसलिए जो हायर प्लेन है हमारी बॉडी का, वो हिस्सा जो है, जो हमें दिखता नहीं है, वहां प्रॉब्लम जब होती है तो वो प्रॉब्लम है फिर बाद में सेकेंडरी, जो जब उसके सिम्टम्स आते हैं या उसकी जो वो सेकंड लेवल पहुंचती है, तो हमारे जो हमारा जो ऑर्गन्स हैं वो जो है सफर करते हैं। नहीं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं बिल्कुल ठीक ठाक काम करते हैं जब तक उनको ऊपर से जो है कमांड ठीक मिल रही है। तो जब कमांड गलत होगी तभी ये सिस्टम जो सारा अपसेट होगा, या जो हमारी जब सोच रॉन्ग होगी तब ये सिस्टम जो है ये गलत होगा। इसलिए मतलब हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो सेकेंडरी है, और जो हमारी जो प्राइमरी चीज है वो हमारी सोल है, वो हमारा माइंड है। और माइंड पे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है। माइंड भी वो है, ठीक है, दिखता वो नहीं है, लेकिन माइंड तो हर सेल में है। हर सेल के अंदर इतनी सोच है कि मेरे को कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी। उन्होंने एक पेट्री डिश में एक सेल को रख के ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि एक सेल को उन्होंने लिया और उस सेल को उन्होंने पेट्री डिश में रखा, और उसके पास उन्होंने क्या किया, एक पॉइजन का ड्रॉप डाला। जैसे ही उसके पास उन्होंने एक पॉइजन का ड्रॉप डाला, तो वो जैसे ही पॉइजन का ड्रॉप वहां डाला गया, तो वो जो सेल था वहां से दूर हट गया, रैन अवे, मतलब दैट सेल रैन अवे फ्रॉम दैट पॉइजनस सब्सटेंस। तो लेकिन जब वहां फूड का पार्टिकल रखा गया तो वो सेल भाग के आया और उसने वो जो फूड का पार्टिकल था उसको उठा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के पास इतनी समझ है कि क्या पॉइजन है और क्या फूड है, क्या फूड मटेरियल है, इसमें वो डिफरेंशिएशन अगर कर सकता है तो ये डिफरेंशिएशन वो ब्रेन से करता है। और ब्रेन कहां है उसकी जो सेल वॉल है जो उसमें है ब्रेन, वो ब्रेन उसमें है। और पहले जो था ये मिसकंसेप्शन थी कि जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो ब्रेन का सेल है या जो सेल का ब्रेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो पता चल चुका है कि जो सेल की जो है लेयर, जो आउटर लेयर है जो, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ब्रेन सेल जो है, मतलब जो बॉडी का सेल है वो ज्यादा देर तक या वो मतलब डेड हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसका न्यूक्लियस निकाल लिया जाए अंदर से तो वो मरेगा नहीं, वो फिर भी वो जीवित रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेल के अंदर अपना ब्रेन है, वो सेल सोचता है, वो सेल खाता है, वो सेल सोता है, वो शिट करता है, वो एवरीथिंग, मतलब उसके पास वो सारी चीज जो आपके ब्रेन को आपको लगता है कि मेरे पास है, वो सारी चीज उस सेल के अंदर भी है। इसलिए तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो हम आजकल कर रहे हैं, जो आप करते हो वही आपके पास वापस आता है। ये तो फॉर्मूला नेचर का है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए देखो कि आप कहां गलती कर रहे हो या कहां आपके पेरेंट्स ने गलती कर दी। तो आजकल जो है बैड इनहेरिटेंस इतनी ज्यादा है कि अब एलोपैथी वाले ये बोलते हैं कि बैड इनहेरिटेंस होती नहीं है, कि बैड इनहेरिटेंस होती नहीं, कि ये आप ये देखो अब कैसा लॉजिक हुआ कि जिन पेरेंट्स से हम आए हैं, क्या वो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं हमें जो अफेक्ट नहीं करेंगे या वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे? ये हो ही नहीं सकता कि जो कैरेक्टर्स हमारे हैं वो हमारे किसी अलग, हमारे कैरेक्टर बिल्कुल अलग से हैं। उन दोनों जो हैं, जो हमारी मदर है या हमारे फादर है, उनसे जो हमारी जो कैरेक्टर्स आए ही नहीं, या उनमें जो डिजीज हैं वो हमें आएंगी नहीं।
ये हो नहीं सकता। वो जरूर जो चीज उनमें पाई गई है या उनमें है वो चीज डेफिनेटली हमारी बॉडी में आएगी। वो अलग बात है कि वो कब रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, कब हमें दिखती है, वो किस उम्र में दिखती है, ये चीज अलग है। वो तो हमारा अलग सी सिस्टम है ना कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है, वो तो अलग चीज है। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो इनहेरिटेंस है वो हमें डेफिनेटली प्रभावित करती है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे उनमें जो था या डिजीज उनमें थी या कैरेक्टर्स उनमें थे वो तो हमारे पास आएंगे ही। तो इसलिए ये बात जो समझने की चीज है कि जो इनहेरिटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनहेरिटेंस को ही आप इग्नोर कर दोगे तो आप डिजीजेस को ठीक नहीं कर पाओगे। डिजीज को ठीक करने के लिए इस बैकग्राउंड में भी जाना जरूरी है। आज मेरे पास एक पेशेंट की कॉल आई थी, वो उसके जो है वो घुटने जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो खराब हो चुके हैं। तो उसने मेरे को अपनी जो रिपोर्ट्स भेजी, मैंने देखा कि वो जो नीज हैं उनके अंदर जो गैप होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां साइनोवियल पैड तो है ही नहीं। तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में मैंने कुछ पाया उसके। मैंने जब हिस्ट्री ली तो मेरे को पता चला कि उसको पहले कोई डिजीज हुई थी। वो डिजीज का थोड़ा बहुत मतलब उस वक्त ट्रीटमेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो गए, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, वो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर ही है। और वो डिजीज का मैं नाम तो नहीं लूंगा, खैर। तो वो डिजीज जो है मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं और हमारे पास जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी डिजीज, वो डॉक्टर बोलते हैं आप ठीक हो गए, लेकिन मेरी ये चीज तो हटती नहीं, ये चीज तो मेरी जाती नहीं। और डॉक्टर को जब मैं बोलता हूं कि ये मेरी चीज हटती नहीं तो बोलते हैं नहीं 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 ये ठीक है, बस अब तेरे को वहम है। अब जो चीज वो ठीक नहीं कर पाते उसको बोलते हैं वहम है, आपको वहम हो गया, आपके दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो ऐसा भाई, ऐसा सिस्टम ठीक नहीं है। दिमागी हालत बंदे की ठीक ठाक है लेकिन आपकी मेडिसिन में वो शक्ति नहीं है कि उसको ठीक कर पाए। तो इसलिए ये जो बीमारी है इसको हम डिस्कस करेंगे कभी फिर कि कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं होती। आजकल जो बहुत उसका प्रचार भी बहुत हो रहा है कि आप ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो, और गवर्नमेंट ने एक अभियान चला रखा है उसको ठीक करने का। लेकिन वो डिजीज जो है वो मैंने देखा किसी भी बंदे की ठीक नहीं होती जब तक उसको प्रॉपर मेडिसिन ना मिले। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। थैंक यू वेरी मच। ओहो।